नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पार्लियामेंट स्ट्रीम। आज के वीडियो में नए कृषि कानून 2020 को लेकर चल रहे गतिरोध और सरकार की दलीलों को तथ्यों की कसौटी पर परखते हैं। कृषि कानून 2020 संसद में पास होते ही देश के अलग अलग हिस्सों में किसान आंदोलनरत हो गए हैं। दिल्ली को चारों ओर से घेर लिया है और धरने पर डटे हुए हैं। प्रधानमंत्री के बार बार आश्वासन और होम मिनिस्टर अमित शाह के इंटरवेंशन के बाद भी कोई हल निकलता नजर नहीं आ रहा है। किसान आंदोलन को 1 माह से अधिक हो चुका है। एनडीए के सहयोगी गठबंधन से इस्तीफा दे रहे हैं, फिर भी सरकार अपनी जिद पर है। आंदोलनकारी किसानों का विरोध लगातार जारी है, जबकि सुप्रीम कोर्ट की नजर पूरे मामले पर जमी है। कृषि कानून को लेकर दोनों पक्षों की अपनी अपनी दलीलें हैं। विपक्ष का कहना है कि जब देश में कोरोना पीक पर था तो सरकार ने संसद का अधिवेशन ही क्यों बुलाया और फिर बिल पास कराने के दौरान संसदीय प्रक्रिया का पालन क्यों नहीं किया। किसानों का आरोप है कि कृषि बिल बनाते समय किसानों से सलाह नहीं ली गई, जो इस बिल से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। नए कृषि कानून के संवैधानिक पहलुओं को देखते हैं। कोई भी कानून तभी असंवैधानिक माना जाता है जब वह कानून या तो फंडामेंटल राइट के खिलाफ हो या संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ हो या स्टेट लेजिस्लेटिव पावर यानी राज्य की विधायी शक्ति के खिलाफ हो। भारत का संविधान 3 हिस्सों में बटा है: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। कृषि राज्य सूची का विषय होते हुए भी केंद्र ने इस पर नया कानून बनाया है। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू देश में बांध परियोजना ला रहे थे। विभिन्न राज्यों से कोऑर्डिनेशन करने में कोई टकराव जैसी स्थिति पैदा न हो, इससे निपटने के लिए पंडित नेहरू ने भूमि सुधार को समवर्ती सूची में डाल दिया, जिससे भूमि सुधार राज्य का विषय होते हुए भी केंद्र को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो गया। समवर्ती सूची में ही एंटी नंबर 33 जोड़कर कृषि से जुड़े प्रोडक्शन, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रेड और कॉमर्स को शामिल कर लिया गया था। समवर्ती सूची से जुड़े विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार है, और यदि केंद्र और राज्य सरकार के बीच कोई टकराव पैदा होता है तो संसद द्वारा पारित किया गया कानून सर्वोच्च माना गया है। इस तरह संविधान की समवर्ती सूची की एंटी नंबर 33 को ही प्रायोरिटी मिली है। वर्तमान में मोदी सरकार ने समवर्ती सूची की एंटी नंबर 33 को ही आधार बनाकर नए कृषि कानून 2020 बनाए हैं। दोस्तों, विपक्ष का दूसरा बड़ा आरोप है, जब देश पर कोरोना का संकट था और संसद सत्र नहीं बुलाया गया था, फिर कृषि अध्यादेश लाने की क्या जरूरत थी। कृषि बिल को संसद में पास कराते वक्त संसदीय प्रक्रिया को नहीं अपनाया गया। कृषि बिल के लोकसभा में पास होने के बाद अगले ही दिन 20 सितंबर 2020 को इस बिल को राज्यसभा में पेश किया गया। इतने हंगामे और विरोध के बाद भी ये बिल राज्यसभा में ध्वनिमत से पास हो गया। संविधान के अनुच्छेद 123 के अनुसार केंद्र सरकार कोई भी ऑर्डिनेंस ला सकती है और उसे 6 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों में पास करवा सकती है। इसलिए कोरोना के पीक पीरियड में भी जब संसद का मानसून सत्र बुलाया गया तो गवर्नमेंट ने इस कानून को पास कराने में जल्दबाजी दिखाई। यहीं से गतिरोध की शुरुआत होती है, जिसका जिक्र हम आगे विस्तार से करेंगे। लेकिन नए कृषि कानून को लेकर सरकार का पक्ष क्या है, अब हम इस पर आते हैं। सरकार का कहना है कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करना जरूरी है। इसके लिए कृषि क्षेत्र में व्यापक सुधार लाने के लिए नया कृषि कानून लाना जरूरी था। इस सुधार में अहम पहलू था कि कैसे किसानों की आय को बढ़ाया जाए, किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिले। इसके लिए सरकार ने सबसे पहले एपीएमसी से अलग खुले मार्केट का नया विकल्प दिया। साहूकारों के शोषण से बचाने के लिए सरकार ने एपीएमसी का गठन किया था। पुराने कृषि कानून में किसानों को अपनी फसल एपीएमसी में बेचना अनिवार्य था, जबकि नए कृषि कानून में लोकल ट्रेड एरिया से बाहर भी अपनी फसल बेचने का कानूनी अधिकार मिल गया है। उदाहरण के लिए हरियाणा का किसान अगर अपनी फसल को दिल्ली या राजस्थान की मंडियों में बेचना चाहे तो बेच सकते हैं, जहां उसे फसल की अच्छी कीमत मिल सकती है। नए कानून में किसानों को ऑनलाइन ट्रेडिंग की सुविधा भी है। किसी भी विवाद की स्थिति में मामले को एसडीएम और कलेक्टर के पास ले जा सकेंगे, लेकिन उस फैसले को किसी सिविल कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। इस प्रावधान के खिलाफ किसानों की मांग है कि किसान अगर फैसले से संतुष्ट नहीं है तो उन्हें न्यायालय जाने का विकल्प खुला रहना चाहिए। बिचौलिए, जिन्हें आड़तिया भी कहते हैं, लोकल मंडियों में कार्टल बना लेते हैं और फसलों को कम दामों पर खरीदते हैं। कई बार तो किसानों को एमएसपी भी नहीं मिल पाती है और बिचौलिए मोटा मुनाफा कमा लेते हैं। नए एपीएमसी एक्ट में अब किसान अपनी फसलों को सीधे व्यापारियों, कंपनियों या दूसरे जगह बेच सकेंगे। फिर भी किसान सरकार की बातों से सहमत नहीं है। सरकार की एक दलील यह भी है कि नए कृषि कानून में किसानों को आड़तियों के चंगल से निकालने का प्रयास किया गया है। नए कृषि कानून 2020 में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग सिस्टम को लागू किया गया है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसान अपनी इच्छा से सीधे कंपनी, मैन्युफैक्चरर, इंडस्ट्रियलिस्ट, व्यापारी या किसी अन्य से अनुबंध कर सकते हैं। दोनों पार्टीज प्राइसेस और सर्विसेज को लेकर एक क्रॉप सीजन से लेकर अधिकतम 5 साल के लिए एग्रीमेंट कर सकेंगे। इस एग्रीमेंट के लिए केंद्र सरकार ने एक मॉडल एग्रीमेंट या गाइडलाइंस भी जारी करने का प्रावधान रखा है। नए कानून में किसानों को यह सुविधा दी गई है कि वे स्पॉन्सर के साथ पहले ही अपने फसल की एक निश्चित कीमत तय कर सकते हैं। इसके साथ ही किसानों को यह सुविधा अलग से दी गई है
कि अगर एग्रीमेंट में कीमत तय हो जाती है और बाजार में उस फसल की कीमत अचानक से बढ़ जाती है तो बढ़ी हुई कीमत का अतिरिक्त लाभ भी किसानों को मिलेगा, लेकिन तय की गई कीमत को कम करने का कोई प्रावधान नहीं है। स्पॉन्सर द्वारा किसानों को उनकी फसल की पूरी कीमत का भुगतान डिलीवरी के दिन अथवा उसके 3 दिन के भीतर करना होगा। यह कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ फसल के प्रोडक्शन से संबंधित होगा, जमीन के ऑनरशिप को लेकर कोई एग्रीमेंट नहीं होगा। अगर फसल के लिए कोई स्ट्रक्चर करना जरूरी होता है तो एग्रीमेंट की ड्यूरेशन खत्म होने के साथ ही स्पॉन्सर को वह स्ट्रक्चर अपने खर्च पर हटाना होगा। अगर नहीं हटाता है तो स्ट्रक्चर पर किसान का पूरा अधिकार हो जाएगा। अगर स्पॉन्सर की वजह से कोई नुकसान होता है तो स्पॉन्सर से 1.5 गुना पेनल्टी के साथ नुकसान की भरपाई की जाएगी। अगर नुकसान किसान से होता है तो किसान को कोई पेनल्टी नहीं देनी होगी। नई व्यवस्था से किसान असमंजस की स्थिति में है और उनका आरोप है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से किसान कॉर्पोरेट सेक्टर की कठपुतली बन जाएगा। ऐसा होने से वे अपने ही खेतों में मजदूर बनकर रह जाएंगे। इसलिए सरकार पर कॉर्पोरेट घरानों का हितैषी होने का भी आरोप लगाया जा रहा है। हरित क्रांति के दौरान किसानों के हित में मिनिमम सपोर्ट प्राइस की व्यवस्था की गई थी। केंद्र सरकार का आयोग एमएसपी तय करता है। खरीफ फसल और धान तथा गेहूं को एमएसपी रेट पर खरीदने की व्यवस्था है, लेकिन इस व्यवस्था का लाभ ज्यादातर पंजाब के किसानों को मिलता था, क्योंकि एमएसपी के तहत जो अब तक खरीदारी होती थी उसका लगभग 70 से 80% तक की खरीदारी अकेले पंजाब के किसानों से होती थी। एपीएमसी में और एफसीआई के गोदामों में बिचौलियों का दबदबा और अधिकारियों का भ्रष्टाचार होने से मझोले और छोटे किसानों को उचित मूल्य नहीं मिल पाता था। इस समय आंदोलनकारी केंद्र सरकार पर स्वामीनाथन द्वारा बताए गए सुझावों के आधार पर एमएसपी तय करने का दबाव डाल रहे हैं, जबकि नए कृषि कानून में एमएसपी का लिखित में जिक्र नहीं है, जिस वजह से किसान नए कानून में एमएसपी को शामिल करने की मांग कर रहे हैं। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ज्यादातर किसान इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं, क्योंकि इन किसानों की इकोनॉमी एमएसपी पर टिकी हुई है। अब इन्हें डर है कि धीरे धीरे केंद्र सरकार एमएसपी को खत्म कर देगी। कृषि कानून 2020 में आवश्यक वस्तुओं के भंडारण की सीमा बढ़ा दी गई है। ऐसा होने से किसानों को डर है कि उनकी फसलें कॉर्पोरेट घराने सस्ते दर पर खरीद लेंगे और उसका भंडारण कर लेंगे। बाद में वही वस्तुएं आम जनता को महंगे रेट पर मिलेंगी, जबकि सरकार का कहना है कि भंडारण की छूट तब तक ही रहेगी जब तक सब कुछ समान रूप से चलता रहेगा। किसी विशेष परिस्थिति में जैसे युद्ध, अकाल, आपदा में आवश्यक वस्तुओं का भंडारण नहीं किया जा सकेगा। इसके अलावा अगर अनाज की कीमतों में असाधारण रूप से 50% तक की वृद्धि होती है और फल सब्जियों जैसे हॉर्टिकल्चर उत्पादों में असाधारण रूप से 100% तक की वृद्धि होती है तो भंडारण की छूट खत्म कर दी जाएगी। यह वृद्धि रिटेल प्राइस पर मानी जाएगी। ऐसा होने के बावजूद ये चिंता वाली बात है कि आर्टिफिशियल डिमांड को गलत तरीके से पेश किया जा सकता है। साथ ही रेट के निर्धारण में भी कॉर्पोरेट घरानों की मोनोपोली होने का खतरा है। दोस्तों, कृषि क्षेत्र में सुधार लाना समय की मांग है। नए कानून से कृषि क्षेत्र से जुड़े उन क्षेत्रों को अवसर मिलेगा जिससे नई पीढ़ी के किसानों को इनोवेशन आदि करने का अवसर मिलेगा। आने वाले समय में इंटरनेशनल लेवल पर भी कंपटीशन बढ़ेगा। बेहतर कंपटीशन होने से खेती की गुणवत्ता में सुधार आएगा। लेकिन यह भी बताना जरूरी है दोस्तों, किसान हमारे अन्नदाता हैं। देश को जब उनकी जरूरत पड़ी तो अपनी मेहनत से उन्होंने खाद्यान्न की पर्याप्त पैदावार की। सरकार को चाहिए कि उनकी समस्याओं को समझे और उन्हें उचित भरोसा दिलाए। इस मुद्दे पर सरकार कठोरता का रुख न अपनाकर विनम्रता और उदारता दिखाए। जब ऐसा होगा तभी किसानों का सरकार पर भरोसा जागेगा। ऐसा होने के बाद ही छोटे मझोले और बड़े किसानों का भला हो पाएगा। दोस्तों, हमारा चैनल और वीडियोस आपको सच से रूबरू करवाने का एक छोटा सा प्रयास है। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।